नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों ने खबर पहले पढ़ रखी होगी या सुन भी रखी होगी कि जो कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए हुए हैं उनकी मौत लगातार हो रही है। इसी तरीके से देखा जाए तो अभी कल के दिन में ही 3 और चीते शावकों की मृत्यु हुई। कारण लू लगना बताया गया। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। ये आपके सामान्य अध्ययन एमपीपीएससी मेंस में या यूपीएससी में सामान्य अध्ययन में जैव विविधता और प्राणी संरक्षण से संबंधित विषय है और निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा भी हमको इस पर ध्यान भी देना है क्योंकि ये प्री से जुड़ा हुआ भी है ना, कि किस तरीके से चीते आते हैं और किस तरीके से चीतों का प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा ये प्राणी क्यों मर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़ा हुआ भी कहीं ना कहीं ये मामला है। चलिए दोस्तों, इस खबर को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं और इसका लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो इस खबर को कि 2 और चीते शावकों की मौत हुई, कारण लू लगना बताया गया। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ 2 हैं वहां 3 हैं, तो दरअसल ये 2 और चीतों जो शावकों की मौत हुई है वो उसी दिन रात में हुई है जिस दिन सुबह पहले शावक की मृत्यु हुई थी। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, फिर इसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कूनो नेशनल पार्क से गुरुवार को 2 और चीते शावकों की मौत की खबर सामने आई हुई है। कारण भीषण गर्मी और लू के कारण डिहाइड्रेशन बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि मौत 23 मई की देर शाम को उसी दिन हो गई थी जिस दिन दोपहर में एक शावक की मौत हुई थी। अब क्लियर हो गया कि 3 मरे हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने फिर 25 मई को किया। बचे हुए एक शावक की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पालपुर स्थित वेटनरी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि शावकों की मां ज्वाला, पुराना नाम इनका सासा है, को स्वस्थ बताया गया है। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जसवीर सिंह चौहान ने आधिकारिक रूप से बताया कि 23 मई को शिवपुर में भीषण गर्मी थी। तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस था। दिन भर गर्म हवा और लू चलती रही। निगरानी के दौरान एक शावक मृत मिला। उसके बाद बाकी 3 शावकों को भी कमजोर और असामान्य नजर आए। इसलिए पार्क प्रबंधन और वाइल्ड लाइफ डॉक्टरों की टीम ने तत्कालीन तीनों को रेस्क्यू कर इलाज का निर्णय लिया। इलाज के दौरान ही 2 शावकों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर बचे हुए शावकों का इलाज किया जा रहा है। मृत शावकों का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम भी किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ये समाप्त होते हैं या खत्म होते हैं तो इनका एक तरीके से देखा जाए तो पोस्टमार्टम होता है। सामान्य से कम था शावकों का वजन। थोड़ा इसको भी देख लें कि चौहान के मुताबिक सभी शावक कमजोर और सामान्य से कम वजन वाले थे जो डिहाइड्रेट पाए गए। मादा चीता ज्वाला हैंड रिटायर्ड, हाथों से पाली गई है, यानी कि जो इनकी जो माता जी हैं जिसको मादा चीता कहा जा रहा है, उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो उनका पालन पोषण है वो हाथों से किया गया है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाले गए हैं। तो जो पहली बार मां बनी है, शावकों की उम्र 8 हफ्ते थी। इस अवस्था में शावकों का जिज्ञासु होने के कारण मां के साथ लगातार चलते हैं। 10 दिन पूर्व इन्होंने मां के साथ घूमना शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका विशेषज्ञों ने भी बताया कि ऐसे चीतों का जीवित रहने का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो खबर थी। अब हम इसके थोड़े इतिहास पर जाते हैं और समझते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट था दोस्तों, काफी पहले आप लोगों ने चर्चा में देखा होगा कि अफ्रीका से 20 चीतों को भारत लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से। भारत में 70 साल पहले ही चीता जो थे वो लुप्त हो गए थे। यदि मैं आखिरी चीते की बात करूं तो आखिरी 3 चीतों का शिकार एक भारतीय राजा ने किया था। वो कहां के थे दोस्तों? तो वो थे छत्तीसगढ़ में, कोरिया रियासत के। कहां के थे? छत्तीसगढ़ कोरिया रियासत की। वो फोटो आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि वो शिकार कर रहे हैं और सामने चीते पड़े हुए हैं। इसके बाद काफी सालों की कवायद हुई और 20 चीतों को भारत लाया गया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में शिफ्ट किया गया और ऐसा पहली बार किया जा रहा है पूरे विश्व में। मतलब ऐसा पहली बार किया गया था कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को लाया गया था। और यह काम हुआ कब था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, यह काम पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन किया गया और एक उम्मीद जगी कि हाँ भैया चीता अब भारत में बसने लगेंगे। लेकिन चीतों की हो रही मौत के कारण सभी को लगने लगा है कि यह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहली खेप में क्या हुआ था कि मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते आए। क्लियर। फिर दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए गए। फिर दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। टोटल कितने हो गए? 20। लेकिन इन सभी चीतों में मार्च और अप्रैल में 2 चीतों की मौत हो गई। सबसे पहले मादा चीता सासा की मौत होती है जो कि किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी। बताया जाता है कि ये जब वहां से लाई गई थी तो ये पहले से ही किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी, तो इनकी एक मृत्यु हो गई। फिर बाद में 23 अप्रैल को दूसरा चीता जो उदय है उसकी मौत हो गई, वो बीमारी की वजह से हुई।
9 मई को एक और चीते की मौत हो गई। अब मादा चीता जो दक्षा है उसकी मौत हो गई थी, और यह मौत कैसे हुई थी? वायु और अग्नि चीता के साथ लड़ने से, यानी कि ये आपस में लड़कर ही इन लोगों की मौत हो गई। दो जनों ने तीसरे वाले को खा लिया, यानी मादा चीता को दो जो नर चीता थे आपस में लड़ाई के दौरान घाव हो गया और वो समाप्त हो गए। अब आप लोगों को यहां से पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, चीते मर क्यों रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इसी समय एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 4 शावक आ जाते हैं। अब जब 4 शावक आ गए तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 21 हो गए, है ना, क्योंकि इसके पहले 3 मर गए थे, 4 और आ जाने के बाद 21 हो जाते हैं। अब 23 मई को देर शाम एक शावक की मौत भी हो गई, साथ ही 2 शावकों की मौत भी उसी दिन रात को हो गई, जो खबर अभी आप लोगों ने पढ़ी, बताया गया लू लगना और डिहाइड्रेशन। अब चीतों की कुल संख्या कितनी बची है दोस्तों? 18 बची हुई है, और एक शावक बेचारे का ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो ये थी पूरी एक तरीके से इतिहास, चीतों को लाना, कितने चीते बचे हुए हैं। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं और खबरों पर ध्यान देते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग एक चीज को समझ लें दोस्तों कि चीता और तेंदुआ में अंतर क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तेंदुआ और चीता एक ही बात है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। अब समझते हैं चीता और तेंदुआ में अंतर, इससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि चीता और ये तेंदुए को मैं इसलिए ला रहा हूं कि अक्सर तेंदुए ही चीते का शिकार कर लेते हैं, इसलिए यहां पर तेंदुए की बात को लाया गया है। समझिए, चीता तेंदुओं की अपेक्षा लंबा होता है, समझिएगा, चीता क्या होता है? लंबा होता है, जबकि तेंदुआ मजबूत तथा छोटे कद का होता है। यहां से आप पिक्चर से समझ पाएंगे। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो जो उल्टे हाथ पे है यानी लेफ्ट तरफ है, ये चीता है, ये देखिए, ये यहां है ना, ये वाला, और ये जो आप देख रहे हैं ये तेंदुआ है। क्लियर है? अब आप दोनों को देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे। हालांकि दोनों ही बिल्ली की प्रजाति से आते हैं, लेकिन दोनों के शिकार करने का तरीका अलग है। तेंदुआ जो है दोस्तों, वो रात में एकदम से अटैक कर शिकार करता है, जबकि चीता दिन में सामने से अपना शिकार करता है। क्लियर? तेंदुए के शरीर पर काले धब्बे बड़े बड़े होते हैं, जबकि चीता के शरीर पर यही धब्बे छोटे और गोल होते हैं। इनकी सबसे मुख्य पहचान इनके मुंह से होती है। कहां से? मुख से, समझिएगा। जहां पर चीते के मुंह पर आंसुओं के समान काली धारी पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण पहचान है दोस्तों, धारी पाई जाती है, वहीं तेंदुए के मुंह पर सिर्फ काले धब्बे ही होते हैं। गति के मामले में चीता नंबर 1 पर आता है, जबकि तेंदुआ इससे काफी पीछे होता है। तेंदुआ देखा जाए तो मोटा होता है, मजबूत सा दिखाई देता है, पर वो चीते के समान उसकी रफ्तार नहीं होती। जैगुआर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको भी देख लें। तो जैगुआर भी तेंदुए के जैसा ही होता है, चीते से अलग होता है, तेंदुए जैसा होता है, थोड़ी बहुत विशेषताओं को छोड़कर। लेकिन यह भारत में नहीं पाया जाता, बल्कि कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। अब आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा शिवपुरी या उसके आसपास के क्षेत्र में तेंदुआ पाया गया, रात में पाया गया, है ना, तेंदुए ने किसी पर अचानक से हमला कर दिया। ये आप लोग खबर काफी सारी सुनते रहे होंगे। तो तेंदुए तो बहुत हैं, पर चीता जो था वो समाप्त हो गया था, इसीलिए चीते को लाने की प्रयास यहां पर किए गए। तो आप चीता और तेंदुआ में अंतर समझ गए होंगे। अब एक बार पिक्चर को देखकर आप लोग और अच्छे से समझिए इनका जो मुख्य अंतर मैंने आप लोगों को बताया। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए, आंख के पास में इस प्रकार से आंसू जैसी इनकी ये जो है लकीरें बनी हुई हैं, ये चीते में होती हैं। जैसा ये चीते में आपने देखा, इसी प्रकार इनके बच्चों में देखिए, तो इनके बच्चों में भी इस तरीके से धारियां बनी हुई हैं, ये देखिए आंख के पास में। तो यहां से समझ में आ जाता है कि कौन चीता है और कौन तेंदुआ। तेंदुए में आप देखेंगे तो इस तरीके की धारी बिल्कुल भी नहीं होती, और तेंदुए के ऊपर ये जो देखेंगे ना धब्बे, ये बड़े बड़े होते हैं, और इसके ऊपर ये जो धब्बे होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं और अलग अलग होंगे। इसके पास में जो धब्बे होंगे ना, वो इस तरीके से होंगे, देखो 4 धब्बे हैं और बीच में एक ने घेर घेर रखा है, बीच में खाली जगह है। तो इस प्रकार से इन लोगों की जो पहचान है वो की जाती है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चीतों का मरना प्रत्याशित घटना है या अप्रत्याशित घटना? क्लियर? दूसरा प्रश्न है कि चीता परियोजना के उद्देश्य में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ परिवर्तन है, या फिर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि ये जिंदा बचे रहें? और चीतों की मृत्यु का क्या कारण है, मृत्यु का कारण भी जानेंगे। तो ये 3 प्रश्न है दोस्तों। चलिए समझते हैं सबसे पहले वाले प्रश्न को। चीतों का मरना प्रत्याशित घटना है या अप्रत्याशित? पहले कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। चीतों की मृत्यु की यदि बात की जाए तो इसके उद्देश्य के तहत जब इसको लाया गया था तो इसका एक उद्देश्य था। वो क्या उद्देश्य था? पहले यह माना गया था कि यदि चीते 50% जीवित रह जाते हैं तो यह योजना सफल मानी जाएगी। मतलब कि सफलता का आधार इस बात से तय होगा कि 1 वर्ष के भीतर यदि 50% चीते जिंदा रहते हैं तो यह सफल होगा। लेकिन जिस प्रकार चीतों की मृत्यु हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो 50% चीते जीवित रहना असंभव लग रहा है। इसलिए यदि हम विशेषज्ञों की माने तो यह घटना अप्रत्याशित नहीं बल्कि प्रत्याशित ही कह सकते हैं। यानी कि जब इस योजना को शुरू किया गया मित्रों, तो उन्होंने बोला कि
यदि हमने 50% चीतों को 1 साल के अंदर जीवित रख लिया तो ये जो परियोजना है सफल मानी जाएगी। लेकिन चूंकि अब इतनी जल्दी जल्दी मौतें हो रही हैं कि यह योजना एक तरीके से देखी जाए तो यदि परिवर्तन नहीं लाया गया तो 50% से भी कम चीते बचेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कितनी जल्दी समाप्त हो गए हैं। चलिए, चिंता की बात यह है कि 1 वर्ष के भीतर चीतों की मृत्यु अधिक हो रही है और शुरुआती दौर में जिस तरीके से बताया गया था कि चीतों के लिए पर्याप्त जगह है वह भी कम नजर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो चीते होते हैं इन लोगों के लिए एक काफी बड़ा भूभाग चाहिए होता है। यदि इनका भूभाग छोटा होता है तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। इनका अपना अपना ग्रुप टाइप का होता है। खासतौर पर मादा चीताएं जो होती हैं दोस्तों वो तो ग्रुप में रहती ही नहीं, वो अलग अपना एक स्थान बना लिया करती हैं और उन्हीं से आकर्षित होकर जो नर चीते होते हैं वो बार बार उनके पास में आते हैं और आपस में लड़कर ही मर जाते हैं, या कभी कभार इसमें मादा भी घायल हो जाती है, जो कि घटना भी आप लोगों ने देखी, अभी आप लोगों ने पढ़ी इसके पहले, है ना। तो इन लोगों को एक पर्याप्त भूभाग चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, लेकिन चूंकि कूनू नेशनल पार्क में इतनी जगह है नहीं जितनी उसमें बताई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। चीता परियोजना उद्देश्य में परिवर्तन आवश्यक है या नहीं। देखिए, यह बहुत ही आवश्यक है कि चीता परियोजना के उद्देश्य में परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी इतने चीतों का मरना सही संकेत नहीं है, खास तौर पर चीते की प्रजाति को लेकर। इसी के साथ इनका गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी, जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना एमपी मध्य प्रदेश में, ट्रांसफर करने की बात चल रही है और कुछ चीतों को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि कहां है, राजस्थान में, हस्तांतरित किया जा सकता है। इन दोनों की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि वहां पर जगह कम है। उद्देश्य क्या है, खुले क्षेत्र में इनको आत्मनिर्भर बनाना, आराम से अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी जाति को बढ़ा सकें। लेकिन इसके साथ ही विशेष निगरानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि चीते बहुत जल्दी अन्य बड़े शिकारी जैसे बाघ, तेंदुआ, शेर के शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर लिखा है कि बाघ, तेंदुआ, शेर के शिकार हो जाते हैं, तो हम चूंकि देख रहे हैं कि ये जो चीता है ये कहाँ है, कूनू नेशनल पार्क में, तो यहाँ बाघ और शेर तो नहीं है पर तेंदुआ बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये तेंदुओं के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि तेंदुए इकट्ठा औचक हमला करते हैं, चीता अकेले हमला करता है, तो ये लोग इकट्ठे होकर उनका शिकार तुरंत कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेटा आबादी प्रबंधन, जाति को बचाना, ये क्या है दोस्तों। दरअसल ये जो प्रबंधन है इसके बारे में आपको बता दूं, ये दक्षिण अफ्रीका में चालू किया गया था और खास तौर पर जातियों को बचाने के लिए किया गया था, यानी जो स्पीसीज होती हैं उनको बचाने के लिए। इसकी भी अपनी एक अलग तकनीक होती है। किस तरीके से ये काम करता है पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इस प्रबंधन में चीतों की आबादी को हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे पैच कहेंगे, यानी जो चीते की आबादी है उनको पैच में बांट देंगे, दो दो तीन तीन चीते अलग अलग बांट देंगे, उनको दूर दूर स्थानों पर रख दिया जाएगा। ये करते किस लिए है कि आनुवांशिक व्यवहारिकताएं और विशेषताओं को बरकरार रखा जा सके, इसलिए ऐसा प्रबंधन किया जाता है। और कुछ देर के बाद चीतों को कुछ को यहां ले आया जाएगा, कुछ को वहां ले जाया जाएगा, ताकि उनमें आनुवांशिक व्यवहारिकताएं, विशेषताएं बराबर रहें। दक्षिण अफ्रीका में मेटा प्रबंधन लागू किया गया और वह सफल भी रहा। वहां पर चीतों को 40 पैचों में बांटा गया था। 2009 में चीतों में आई गिरावट के कारण उसको लागू किया गया, लेकिन 2015 में, कब, 2015 में उनमें अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई, इसलिए मेटा प्रबंधन देखा जाए तो काफी जरूरी होता है। याद रखिएगा, तो मेटा प्रबंधन जैसे आपके लिए कभी आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये किससे संबंधित है। जातियों को बचाना, आबादी का प्रबंधन, स्पीसीज को बचाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है और अभी भी हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चीतों की मृत्यु होती कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांजिट। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा कारण होता है। मान लीजिए कोई एक विशेष जाति है जिसको एक तरीके से खास जलवायु में रहना पसंद है। रहना पसंद क्या है कि वह उनके शरीर के अनुकूल है, लेकिन यदि उनको आप वहां से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जाते हैं और व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं हो पाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो जीव है या जो जाति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। किसी भी व्यक्ति को देख लें, आपको ही देख लें, मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, आपको एकदम से गांव में रख दिया जाए, आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, आपको समस्या आ जाएगी। लेकिन चूंकि आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपके आसपास में डॉक्टर है, सब कुछ है, तो आप सही होकर पुनः अपने शहर में आ जाते हैं। पर इन जीवों के साथ में ऐसा नहीं होता, होते वहां भी डॉक्टर है, लेकिन अब चूंकि मान लीजिए बहुत दूर पे है चीता, अब वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, वो गिर गया, किसी को पता ही नहीं पड़ रहा और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांजिट, बहुत बड़ा कारण
होता है। 15% हैंडलिंग प्रबंधन में कमी तथा जलवायु परिवर्तन। देखिए, जो एक तरीके से देखा जाए तो 15% इसमें मानते हैं कि हैंडलिंग में कमी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जीव होते हैं, हर कोई इनके पास में जाता नहीं है। वेल ट्रेड आदमी ही इनके पास में जाएगा, अपनी सुरक्षा से जाएगा, उनको भी, सामने वाले को भी सुरक्षित रखेगा कि इनको भी कोई हानि ना पहुंच सके। तो इस तरीके का जो प्रबंधन है, यदि इसमें थोड़ी बहुत कमी होती है तो भी ये समाप्त हो जाते हैं। इनका अंधाधुंध शिकार किया जाना, तो भारत में तो यदि देखा जाए तो गुपचुप तरीके से कहीं कहीं इनके शिकार होते हैं, पर एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर अभी इस समय पर यह संभव नहीं है। पर इनका जो शिकार है वो किसके द्वारा कर दिया जाता है दोस्तों? इन्हीं से ज्यादा खतरनाक बाघ, शेर या तेंदुओं के द्वारा। यहां पर बात तेंदुओं की चल रही है। शावकों की मृत्यु दर काफी अधिक होती है, 90% शावक मर ही जाते हैं। मतलब कि जो उनके बच्चे होते हैं वो जन्म के बाद, मान लीजिए 10 बच्चों ने जन्म लिया, तो समझ लीजिए 90% इसमें मर ही जाएंगे। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि 1 या 2 बच्चे ही जीवित रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। ऐसा है ही, ऐसा प्रकृति में ही है। क्लियर है? भारत में इनका शिकार शेर या बाघ से नहीं बल्कि तेंदुओं से होता है, ये भी क्लियर याद रखें। सरकार ने ग्राउंड वर्क भी पूरा नहीं किया। जगह पर्याप्त दी जानी चाहिए, क्योंकि जगह पर्याप्त होने पर ही आपस में लड़ाइयां ये कम करते हैं, साथ ही महामारी फैलने का भी खतरा नहीं होता। यदि सरकार इनको पर्याप्त ग्राउंड दे दे, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की कि मुकुंदरा हिल्स में कुछ चले जाएंगे, कुछ गांधी सागर अभ्यारण्य में चले जाएंगे, तो इन लोगों के लिए फिर पर्याप्त जगह मिल जाएगी, आराम से अपना जीवन यापन करेंगे और इनको ज्यादा भय भी नहीं रहेगा। और एक तरीके से इनकी जो प्रवृत्ति है, वो आपस में लड़ने वाली जो खूंखार प्रवृत्ति है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि ये पास पास में रहते हैं और यदि एक बीमार होता है तो दूसरा ही बीमार हो जाता है, अर्थात महामारी फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा यदि इनकी जगह पर्याप्त मिल जाती है। अब देखते हैं कि कुछ विशेषज्ञ इनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, बिना बाढ़ वाले अभ्यारण्य में चीतों को बसाने के प्रयास कभी सफल नहीं हुए। कौन कह रहे हैं? विंसेंट वॉन डेर मर्ग। इन्होंने कहा है कि भारत को चीतों के 2 से 3 निवास स्थलों पर बाढ़ लगानी चाहिए। बाढ़ का मतलब आप जानते हैं? बाढ़ का मतलब होता है जैसे एक जगह चीते हैं और आसपास में फिर एक तरीके से उसको घेर दिया गया है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि इतिहास में बिना बाढ़ वाले अभ्यारण्य में चीतों को फिर से बसाए जाने के प्रयास कभी सफल नहीं हुए। वॉन डेर मर्ग ने सचेत किया कि चीतों को फिर से बसाए जाने की परियोजना के दौरान आगामी कुछ महीने में तब और मौत होने की आशंका है जब चीते कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में अपने क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे और तेंदुओं एवं बाघों से उनका सामना होगा। इस परियोजना की निकटता से जुड़े वॉन डेर मर्ग ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि हालांकि अभी तक चीतों की मौत की संख्या स्वीकार के दायरे में है, लेकिन हाल में परियोजना की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ के दलों ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि नर चीते मादा दक्षिण अफ्रीका चीता से संबंध बनाते समय उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि एक जो इनमें आपसी जो विवाद हुआ था वो इसी चक्कर में हुआ था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कूनों में अब बाघ घूम रहे हैं, मौत के मामले में सबसे बुरी स्थिति आना भी बाकी है ना। वॉन डेर मर्ग ने कहा दक्षिण अफ्रीका में 15 बार ऐसे प्रयास हुए हैं जो हर बार असफल रहे। हम इस बात की वकालत नहीं करेंगे कि भारत को अपने सभी चीते अभ्यारण्य के चारों ओर बाढ़ लगानी चाहिए। हम कह रहे हैं केवल 2 या 3 में बाढ़ लगाई जाए और सिंक रिजर्व भरने के लिए सोर्स रिजर्व बनाए जाएं। सोर्स रिजर्व ऐसे निवास स्थल होते हैं जो किसी विशेष प्रजाति की संख्या में वृद्धि और प्रजनन के लिए इष्टतम परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। इस बात पे भी आप लोग ध्यान रखें। इन क्षेत्रों में प्रचुर संसाधन, उपयुक्त आवास और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं। दूसरी ओर सिंक रिजर्व ऐसे निवास स्थान होते हैं जहां सीमित संसाधन या पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं जो किसी प्रजाति के अस्तित्व या प्रजनन के लिए कम अनुकूल होती हैं। यदि सोर्स रिजर्व की बड़ी या कुछ आबादी सिंक रिजर्व में जाती है तो सिंक रिजर्व में अधिक समय तक आबादी बनी रह सकती है। तो इस वाली बात पे भी ध्यान दें क्या कि वन्य जीव विशेषज्ञ जो विंसेंट वॉन डेर है, उन्होंने भारत को चेताया है, कहा है कि कहीं ना कहीं आपको बाढ़ लगाने की जरूरत है। बाढ़ का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनको चारों तरफ से एक तरीके से घेर देना विशेष स्थान पर, है ना, तो वही बाढ़ कहलाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी ये वाली खबर थी तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने देखा चीतों की मृत्यु कैसे होती है, बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इनका ट्रांसफर कितना ज्यादा जरूरी है। अब अपन देखते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था, जैसा कि अपन अपनी हर वीडियो में देते हैं। चलिए, आज के दिन क्या खास हुआ था, तो 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री, आप लोगों के सामने एक चित्र बन गया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका देहावसान हो गया था हृदयघात से, अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। 14 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, कब? 14 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 प्रयागराज में हुआ था। 14 नवंबर
किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आज का प्रश्न आप लोगों से ये है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पत्नी इनकी कमला नेहरू थी, बच्चे इंदिरा गांधी, और पिता यदि देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू। बहन इनकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, इनका नाम आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा। एक और इनकी बहन थी कृष्णा हट्टी सिंह, जिनका नाम कम लोग जानते हैं क्योंकि ये इतना फोकस में नहीं रहती थी। इनकी कुछ कृतियां हैं दोस्तों, यहां से प्रश्न बहुत आता है। एक तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, मेरी कहानी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और राजनीति से दूर एक ये है, और एक है राष्ट्रपिता। याद रखिए दोनों अलग अलग हैं, राजनीति से दूर और राष्ट्रपिता, ये भी इनकी कृतियां हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो कृतियां दो हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के तर्ज पर ही मेरा भारत या भारत एक खोज, आप लोगों ने दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम देखा होगा, उस प्रोग्राम में भारत के इतिहास से जुड़े हुए पूरे के पूरे एपिसोड दिए गए हैं। वो दरअसल इसी किताब के आधार पर बनी हुई पूरी की पूरी एक तरीके से वो नाटक है, जिसमें हर में एक तरीके से देखा जाए तो एक एक घंटे के एपिसोड हैं। उनमें देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम पुराने भारत में आ गए हों। कभी देखिएगा, बहुत पुराना प्रोग्राम है वो। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी खबर है इसको ओपन समाप्त करते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, जो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि 14 नवंबर का दिन किस लिए मनाया जाता है। नमस्कार।